आगच्छन्तु विद्यार्थिना व्याकरणम पठामः। और व्याकरण में भी हम किसकी चर्चा कर रहे थे? संधि की चर्चा कर रहे थे प्यारे विद्यार्थियों। इससे पहले हम संधि की परिभाषाओं के बारे में जान चुके हैं, स्वर संधि के बारे में जान चुके हैं, स्वर संधि की हमने भेद पढ़ ली है। इसके अलावा हम व्यंजन संधि की परिभाषा और व्यंजन संधि के संपूर्ण भागों का हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके अलावा षत्व विधान के बारे में हम जान चुके हैं, णत्व विधान के बारे में जान चुके हैं। आइए विसर्ग संधि को देखते हैं। और विसर्ग संधि का भाग पहला है, प्रथम भाग अस्ति विसर्ग संधि सामान्य परिचय, यानी विसर्ग संधि का सामान्य परिचय जानेंगे और षत्व संधि के बारे में जानेंगे, षत्व विधान के बारे में जानेंगे। विसर्ग संधि देखते हैं। विसर्ग संधि विसर्ग के आधार पर होने वाली संधि विसर्ग संधि है। इस संधि में विसर्ग के स्थान पर र, श या फिर विसर्ग का लोप दिखाई देता है प्यारे बच्चों। यानी विसर्ग के आधार पर होने वाली संधि क्या कहलाती है? विसर्ग संधि कहलाती है। और इस संधि में क्या होता है? विसर्ग के स्थान पर या तो र होगा, या तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? र होगा, या विसर्ग के स्थान पर कोई श दिखाई देगा आपको, या विसर्ग के स्थान पर ये श दिखाई देगा, या फिर ये श दिखाई देगा प्यारे बच्चों, या फिर विसर्ग का क्या दिखाई देगा? लोप दिखाई देगा, विसर्ग लोप। तो इन्हीं के आधार पर इनका भेद होता है। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। सज्जु सोरु इसका जो मूल सूत्र है उनमें एक सूत्र है सज्जु सोरु। पद के अंत में स्थित श, पद के अंत में स्थित स और तथा सजुस, सजुस है नहीं ये, इसका जो ये श है ये वाला के को क्या हो जाता है? रू हो जाता है। जैसे स का क्या हो गया? रू हो गया। और श जू, इस स को भी क्या हो गया? रू हो गया प्यारे बच्चों। इस स को भी क्या हो गया? रू हो गया। और इस रू की ऊ की संज्ञा होती है और रू का क्या बचता है? र बचता है। यहां भी रू का क्या बचेगा? र बचेगा और र मात्र शेष रहता है प्यारे बच्चों। यानी सज्जु सोरु सूत्र क्या कहता है कि पद के अंत में स्थित श और जो सजुस है उसका क्या हो जाता है? रू हो जाता है। और रू की में ऊ की इत संज्ञा हो जाती है। उपदेशे अजनुनासिक इत जो सूत्र है उससे ऊ की इत संज्ञा हो गई और क्या बचता है? र बचता है। बस ये बात बताने की कोशिश की है इस सूत्र के आधार पर। और आगे क्या कहता है? खरवशान यो विसर्जनीय। खरवशान यो विसर्जनीय सूत्र कहता है कि श के स्थान पर हुए, श के स्थान पर हमने पहले क्या किया था? रू। और ये देखो श के स्थान पर किया ना सजुस में, तो यानी श के स्थान पर हुए रुत्व के र के स्थान पर क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। यानी उस र का क्या कर दिया हमने? ऊ की उत्संज्ञा होने के बाद में उसका विसर्ग कर दिया। या तो खर प्रत्याहार वर्गों के एक दो श परे रहे या फिर अवसान में रहे। यानी इस र के बाद में क्या हो? इस र के बाद में यानी वर्गों का एक दो या श हो, या फिर अवसान में रहे। अवसान का मतलब अंत में रहे, उसके आगे कोई शब्द नहीं हो। तो इसको मैंने नीचे स्पष्ट किया है। अवसान से तात्पर्य वर्णों के अभाव से है। विराम अवसानम यानी विराम हो जाता है ना, वो क्या कहलाता है? अवसान कहलाता है। यदि र के आगे कोई वर्ण नहीं रहे तो भी विसर्ग हो जाता है। यानी कोई भी वर्ण नहीं रहे यानी विराम हो जाए, वहां अवसान हो जाए तो भी क्या होता है? विसर्ग हो जाता है प्यारे बच्चों। उसको और समझेंगे तो विसर्जनीय है। और उसी विसर्ग का पहले देखो हमने अब तक क्या कर लिया, देखो अब तक समझो। श का हमने क्या कर दिया, मैं इसको और स्लाइड्स के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्यारे बच्चों। और इसमें हम समझेंगे तो क्या हुआ, श का क्या किया हमने, पहले रू किया और रू का क्या कर दिया, र कर दिया। अब रू का र कर दिया, रू का र कर दिया सज्जु सोरू से, उसके बाद में खर वशान यो विसर्जनीय यानी श के स्थान पर हुए रुत्व के र क्या हो जाता है, रुत्व के र का क्या कर दिया हमने, विसर्ग कर दिया। इसका क्या कर देंगे, विसर्ग कर देंगे। इसका विसर्ग हो गया, रुत्व के र का विसर्ग हो गया। और या तो खरे प्रत्याहार वर्गों के एक दो श परे हो या फिर अवसान हो। फिर जो अगला सूत्र क्या कहता है, देखो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, विसर्जनीय है। और उस विसर्ग के स्थान पर जो हमने वापस विसर्ग किया है तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों,
शय हो जाएगा, इसी के स्थान पर शय हो जाएगा। शय का रू किया, फिर रू का वापस रे किया, रे का हमने विसर्ग कर दिया और फिर इसका ये शय हो गया। इसका क्या हो गया? ये शय हो गया। काबे खर प्रत्याहार वर्गों के एक दो शय 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 परे रहते। अब समझो, अब मूल रूप क्या था? देखो यहां हमने सारी प्रक्रिया को वापस लाए हैं। अब समझने की कोशिश करो बच्चों कि मूल रूप था ये क्या? विष्णुस्त्राता। विष्णु में हमने शु किया था, शु का श बचा और विष्णु प्लस त्राता। अब मैंने जो दूसरा सूत्र बताया था, क्या कौन सा सूत्र बताया था प्यारे बच्चों? सज्जु सोरू, सज्जु शोरू। और सज्जु सोरू से क्या हुआ? यहां रू हुआ, विष्णुर रू, और उसमें उस रू का क्या बचा? र बचा, विष्णुर त्राता बच गया। अब इसके बाद में हमारा जो अगला सूत्र था क्या? खर वशान विसर्जनियो, यानी श के स्थान पर क्या हुआ था? रुत्व के र का क्या हो गया था? विसर्ग हो गया था। और खर प्रत्यार एक दो श यानी श परे रहते। तो यानी यहां देखो एक, यानी इस विसर्ग का क्या कर दिया? विसर्ग रे का क्या कर दिया? हमने विसर्ग कर दिया। अब कब किया? जब एक दो हो या फिर श हो। अब यहां बच्चों तय है, क्या है? तय है। क्या है? त्राता में तय है। अब ये तय है तो यहां, इसलिए यहां विसर्ग हो गया। अब वापस जो हमने क्या कहा था, अगला सूत्र हमारा विसर्जनीय से स, विसर्ग के स्थान पर क्षय हो जाता है, यानी इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? ये शय हो जाता है। कब होता है? खर प्रत्याहार वर्गों के एक दो शय 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 परे रहते, यानी यहां विष्णुस्त्राता हो गया। उसी प्रकार से बच्चों नमस्ते देख लेते हैं, दूसरा उदाहरण। नमस्ते में नमस प्लस ते है। अब हमारा जो सूत्र था सज्जु सोरू, उसने क्या कर दिया? स का रू कर दिया और रू का क्या बचा? रे बच गया। और रे बच गया तो यहां हमारा जो सूत्र था कौन सा? खर वशान विसर्जनीय से, और इस सूत्र ने क्या कर दिया? यहां विसर्ग कर दिया, इसका क्या कर दिया? विसर्ग कर दिया। और हमारा अगला सूत्र कहता है यानी विसर्जनीय से स, यानी विसर्ग का क्या हो जाता है? स हो जाता है। खर प्रत्याहार परे एक दो है ही, तय है ही, इसलिए यहां क्या रूप बना? नमस्ते। उसी प्रकार से हरिस्त्रायते, हरिस्त्रायते में श का रू हुआ, रू का रे बचा और रे का हमने वापस विसर्ग कर दिया और रूप क्या बना? हरिस्त्रायते। समझ में आ रही होगी प्यारे बच्चों, अच्छे से समझा रहा हूं। और कोई दिक्कत है? यानी यहां तीन सूत्र काम कर रहे हैं, सज्जु सोरू और खरवशान विसर्जनीय से, और इसके अलावा विसर्जनीय से स, यानी सज्जु सोरू और खरवसान विसर्जनीय से, और इसके अलावा विसर्जनीय से स। तो इस प्रकार से तीनों सूत्रों के मैं रूप आपको बता रहा था। हरीश प्लस त्रायते, हरीश स का क्या किया हमने? रू किया, रू का रे बचा, रे का हमने विसर्ग कर दिया और विसर्ग का फिर त्रायते श हो गया। और देवस्त्राथा में भी यही हुआ, देवर प्लस और देवह कर दिया रे का और इसका देवस्त्राता हो गया। उसी प्रकार से रामस त्राता, राम स का क्या कर दिया? रू किया, रू का रे बचा और रामर त्राता और रामह त्राता, और इस विसर्ग का क्या कर दिया हमने? श कर दिया, रामस त्राता रूप बना। इस प्रकार से बच्चों आइए और देखते हैं। इसी प्रसंग में विसर्ग के आगे च वर्ग हो। इसी प्रसंग में यहां तो बच्चों क्या था? तय वर्ग, और तय वर्ग के साथ में हमेशा यही श आता है। देख लो, ध्यान रखना, तय के साथ में हमेशा यही आता है। और च के साथ में क्या आता है? च के साथ में यह वाला आता है। और ट के साथ में कौन सा आता है? ये भी समझ लेना, ये श आता है। तो इसको मैं आगे समझा रहा हूं। इसी प्रसंग में विसर्ग के आगे च वर्ग हो, च छ हो के रहने पर स्तुत्व कार्य भी हो जाएगा। स्तोष चुना, जो हमने व्यंजन संधि का पहला भाग पढ़ा था उसमें हमने इसको स्पष्ट किया था बच्चों। तो मूल रूप है साधुष चलती। समझ में आ रही है बच्चों? साधुष चलती। अब इस विसर्ग का क्या कर दिया? इस स का, इस साधुष चलती के श का क्या कर दिया हमने? रुत्व किया और रुत्व का क्या बचा? रे बचा, साधुर चलती। उसी प्रकार से हमारा खरवशान यो विसर्जनीय सूत्र है, उससे हमने क्या कर दिया? इसका विसर्ग कर दिया। और विसर्जनीय से हमने क्या कर दिया? साधुष चलती, साधुष चलती। और फिर हमारा जो आगे संधि क्या कहती है? स्तो का इश्चु हो जाता है। इश्चु के योग में अब यहाँ स्तो है, क्या है? स्तो के बाद में क्या है? इश्चु है, और इसलिए स्तो का क्या कर दिया हमने? इश्चु कर दिया, ये श कर दिया, तालव्य शकार कर दिया। उसी प्रकार से रामस च, रामस
प्लस च, और रामश्च में स का क्या किया हमने, रू किया, रू का क्या बचा, र बचा प्यारे बच्चों, और र बचा तो इस विसर्ग र का हमने क्या कर दिया, विसर्ग कर दिया, और विसर्ग का हमने वापस से कर दिया विसर्जनीय से, और फिर इसका हमारा जो स्तोश्चुनाश्चु जो सूत्र है उससे इष्टुत्व संधि होकर के रामश्च रूप बनता है। उसी प्रकार से बच्चों कस प्लस चितः, कस प्लस चितः, और श का रू हुआ, रू का र हुआ, और र का विसर्ग हुआ कह चितः, फिर इसका श कर दिया हमने विसर्जनीय से, और इसका रूप बना कश्चितः। उसी प्रकार से निश्चलः, स का र और र का विसर्ग, विसर्ग का सर, स का तालव्य शकार, तो इस प्रकार से निश्चल रूप बनता है। उसी प्रकार से वृक्षच्छादयति, वृक्षच्छादयति में श का क्या किया, रू, और रू का क्या हुआ, र हुआ, और र का क्या हुआ, विसर्ग हुआ, वृक्षः छादयति, और विसर्ग का स हुआ वृक्षच्छादयति, और इसका श का तालव्य शकार होके वृक्षच्छादयति रूप बनता है बच्चों। तो ये दोनों आपके अच्छे समझ में आए होंगे। और उसी प्रकार से मैंने क्या बताया था, इस या ट वर्ग होना आगे तो ये श होता है। तो ये देख लो कि पुनश्च इसी प्रसंग में विसर्ग के आगे ट वर्ग के रहने पर ट या ठ पर इष्टुत्व कार्य भी हो जाएगा। इष्टुनाष्टु जो सूत्र था हमारा व्यंजन संधि का जो दूसरा भाग था उसमें हमने पढ़ा था इष्टुनाष्टु। अब बच्चों इसको समझने की कोशिश करो। इसमें मूल रूप क्या है, धनुष प्लस टंकार है, धनुष प्लस टंकार है, और इसका हमने क्या किया, स का रू किया, और रू का क्या हुआ, र हुआ, धनुर टंकार है, र हो गया। अब इस र का हमने क्या कर दिया, विसर्ग कर दिया, धनु टंकार है, और इस विसर्ग का श कर दिया, रूप क्या बना, धनुष टंकार है, और इसका स का क्या कर दिया हमने, मूर्धन्य श कर दिया, और रूप क्या बनेगा, धनुष टंकार। क्या बना, धनुष टंकार। तो इष्टुनाष्टु जो सूत्र था वो यही तो कहता था हमारा, क्या कहता था, इस्तो का इष्टु हो जाता है। कब हो जाता है, श टू इष्टु, और कब होता था, प्लस के बाद में क्या हो, इष्टु हो। अब यहाँ इस्तो ही तो है और इष्टु प्लस के बाद में है, इसलिए धनुष टंकार है। अब समझने की बात है, मूर्धन्य श के साथ में ट वर्ग आता है, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मीमांसा याष्टिका, मीमांसा याष्टिका में स का रू किया, रू का र बचा, और र का हमने क्या किया, विसर्ग किया, विसर्ग का ये श किया, और इस श का ट होने के कारण ये मूर्धन्य श हो गया, मीमांसा याष्टिका। उसी प्रकार से वृद्धष्ठगति, वृद्धष्ठगति में क्या हुआ, श का र हुआ, और र का विसर्ग हुआ, विसर्ग का स हुआ, और विसर्ग के श का मूर्धन्य श होकर के वृद्धष्ठगति बना। उसी प्रकार से द्वितीय ठकार है, द्वितीय प्लस ठकार है, द्वितीय है ठकार हो गया, और इसका स हुआ, और इसका मूर्धन्य स होकर द्वितीय ठकार है। उसी प्रकार से देवष्ठकुर, देवष्ठकुर में देव स का क्या हुआ, र हो गया, देवर प्लस ठकुर है, और इस र का क्या कर दिया हमने, विसर्ग कर दिया, देव ठक्कुर है, देवश ठक्कुर है, और देवश ठक्कुर है, रूप बनते हैं प्यारे बच्चों। तो यानी तीनों श का हमने समझ लिया। ये श हमेशा त के साथ में आता है, ये श हमेशा च वर्ग के साथ में आता है, और इसके अलावा जो ये श है ये हमेशा ट वर्ग के साथ में आता है। इनको ध्यान रखने की बात है बच्चों। तो ये प्रक्रिया है। आइए देखते हैं आगे। अगला सूत्र है हमारा वाशरी। वाशरी सूत्र क्या कहता है, यानी विसर्ग के आगे क्या हो, श हो, ये तालव्य शकार, उसके अलावा ये मूर्धन्य शकार हो और ये दंत्य शकार हो, यानी तीनों श हो विसर्ग के आगे, यानी विसर्ग के आगे तीनों में से कोई सा भी श हो, तीनों में से कोई सा भी श हो प्यारे बच्चों। तो विकल्प से विसर्ग के स्थान पर, विकल्प से विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, श होता है, वहां विकल्प से होता है, और पक्ष में क्या होता है, वहां विसर्ग ही होता है, यानी पहला रूप वहां विसर्ग का ही बनता है। यानी विसर्ग के बाद में कोई इनमें से कोई सा भी श हो तो वहां विसर्ग ही रहता है, और विकल्प से श का श होता है। तो मैं समझाऊंगा उदाहरण, स के रहने पर श को इष्टुत्व, स तथा श के रहने पर क्या, श को इष्टुत्व, स भी हो जाएगा। आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यानी विसर्ग है, यानी देखो सब उदाहरणों में विसर्ग है, विसर्ग 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 विसर्ग, समझ में आ गई। इसके अलावा प्लस के बाद में क्या है, तीनों स में से कोई सा भी स है। यहाँ तंते सकार है, तालव्य शकार है, तालव्य शकार है, शेते में भी स श, तीनों स में से एक है,
विसर्ग के बाद में तीनों शय में से एक है, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, ये शय हो जाएगा, या फिर ये शय हो जाएगा, या फिर ये शय हो जाएगा। कब होगा, लेकिन ये विकल्प से होंगे सारे रूप। जैसे सर्पः शरति, प्लस के बाद में क्या है, ये शय है, तो यहां हमने रूप बना दिया सर्पः शरति, लेकिन पक्ष में क्या बनेगा, सर्पः शरति। ऐसे कैसे ही बन जाएगा, यानी पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे। उसी प्रकार से हरिष्यते, हरिष्यते में क्या है, स है, विसर्ग, ये भी विसर्ग के बाद में क्या है, तालव्य शकार है, तो यहां ऐसे कैसे हो जाएगा, और इसके शय का भी शय हो जाएगा, इसके शय का भी शय हो जाएगा, यानी विकल्प से होगा बच्चों। ये क्या होगा, विकल्प से होगा, हरि प्लस सेते, और इसका हरिष्यते। उसी प्रकार से कवि शोभते, और ये पक्ष में बन गया, और ये विकल्प से हो गया कवि शोभते, क्योंकि ये शय के साथ में ये शय होगा, यानी इस शय के साथ में यही शय आएगा बच्चों, और इस शय के साथ में यही शय आएगा, और इस शय के साथ में हमेशा यही शय आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखने की बात है। रामस्येते, रामस्येते, और इसका रूप बनेगा रामस्येते, यहाँ पक्ष में बन गया, ये विकल्प से बन गया। अशोक है षष्ठ है, अशोक है षष्ठ है, ये भी इसी प्रकार से शय होने के कारण यहाँ ये हुआ, और यहाँ पक्ष में ये अशोक है षष्ठ है। नृपः षष्ठ है, नृपः षष्ठ है, तो इस प्रकार से बच्चों ये शय का शय हमने कर दिया। तो और इसी को मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तीनों शय में से आगे कोई सा भी शय हो, तीनों शय में से आगे कोई सा भी शय हो, तो वहाँ विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, और विकल्प से इसका रूप शय का शय भी होता है प्यारे बच्चों। तो आगे इसको समझाने की कोशिश की है। निष्कर्ष है, खर वशान यो विसर्जनीय, सूत्र से विसर्ग केवल खर प्रत्याहार वर्गों के एक दो वर्ण तथा शय के परे या अवसान रहते होता है। इसका यही निष्कर्ष है, यानी विसर्ग केवल खर प्रत्याहार एक दो और शय के परे या अवसान परे ही रहता है, और इसके अलावा खर से भिन्न अर्थात वर्गों के 3 4 हो 5 हो, है ये वह ल के परे रहते सज्जु स्वरू द्वारा क्या होता है, ऋतु होता है, रू का रै स्वर्ण होगा। आगे कहे जाने वाले उत्तम संधि के प्रसंग में के अलावा स्वरों के आगे रहने पर भी रै का स्वर्ण होगा। समझाने की कोशिश कर रहा हूं उदाहरणों से। जैसे अब यहां क्या है, गुरोह मूल शब्द है प्यारे बच्चों, गुरोह मूल शब्द है। अब विसर्ग का हमने क्या कर दिया, शय कर दिया, और शय का क्या कर दिया हमने, शय का क्या कर दिया, रू कर दिया, और रू का क्या बचा, र हुआ। लेकिन यहां क्या है, खर प्रत्याहार तो है नहीं, खर नहीं है, एक दो नहीं है, शय भी नहीं है, और यहां क्या है, भय है। क्या है, भय है, और भय कौन सा होता है, पै फै बै भय में 4 नंबर का। और यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां रै का वर्गों के 3 4 5 है यह वह रै के परे रहते, है यह वह रै के परे रहते, क्या होता है, सज्जु सोरू से रू होगा, लेकिन यहां रै का सवर्ण होगा, रै का क्या होगा, सवर्ण होगा, और इसके कारण यहां स का रू हुआ, रू का र हुआ, और रूप इसमें देखो ये र आ गया, गुरोर भाषणम, गुरोर भाषणम, गुरो प्लस भाषणम। अब बच्चों यहां स का क्या कर दिया हमने, विसर्ग का श का रू का क्या हुआ, र हुआ, और अब आगे हमारा वो नियम काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ चौथा वर्ण है, इसलिए र का यहाँ क्या हुआ, सवर्ण होगा। इसके अलावा वायुष्वाति, वायु मूल शब्द है, और श का रू हुआ, रू का क्या हुआ, र हुआ, तो वायुर्वाति बना, क्योंकि यहाँ क्या है यह वह रैल है ना, 3 4 5 हो या है वह रैल हो, 3 4 5 हो या है वह रैल हो, वह है, इसलिए वायुर्वाति हो गया। उसी प्रकार से हरिस गच्छति, यहाँ तीसरा वर्ण है, तो यहाँ रे का सवर्ण हुआ, हरित गच्छति। उसी प्रकार से विष्णोस्माया, विष्णोस्माया, अब यहाँ क्या है, 5वां वर्ण है, मैं 5वां है, 1 2 भी नहीं है, श भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ क्या हुआ, र हुआ। विष्णु और माया, रवेश गति, अब यहाँ रवेश गति में अब यहाँ क्या है, ग है, तीसरा वर्ण है, तो क्या हुआ, रवेर गति। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हरिशेति देखते हैं, हरिशेति देखते हैं, तो हरिशेति में भी यही है, हरिशेति में भी क्या है, यही है। अब यहाँ हरीश है, हरीश है, स का हमने क्या कर दिया, र कर दिया, मतलब समझ गए होंगे, रू कर रहे,
और आगे क्या है एति। अब यहाँ ऊपर सवर्ण नहीं तो होता है, लेकिन ये स्वर है तो है री रे में ए मिला तो ये हो गया हरि रेति। उसी प्रकार से विष्णुर, विष्णु से का रे किया, से का क्या कर दिया रे कर दिया, विष्णुर आयाति। मिला ना बच्चों, अब मिला लो, यही रूप बनेगा विष्णुर आयाति। उसी प्रकार से कबीर अगायत, शय का हमने रू किया, रू का रे किया, कबीर प्लस अगायत, अगायत है ये ना, अगायत ये बनेगा। उसी प्रकार से पितु, पितुर इच्छा, पितुर इच्छा तो ये बनेगा। उसी प्रकार से मातुर इच्छा तो मातुर इच्छा होगा। तो बच्चों यहां क्या होता है, यहां यानी स्वर है 3 4 5 है या वरल है, तो यहां रे का सवर्ण होता है। तो ये भाग और ये संधि आपके अच्छे से समझ में आई होगी। हमने इसमें श का श कहाँ होता है, कहाँ विसर्ग होता है, कहाँ रे का सवर्ण होता है, इनके बारे में जाना और ये भाग आपके अच्छे से समझ में आया होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हम अगले भाग के साथ में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमो नमः।